नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया रोजगार बाजार वेब पोर्टल, रेहड़ी पटरी वालों को मिली इजाजत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महामारी से जंग में दिल्ली वासियों की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि हम खुश हैं कि इस महामारी को रोकने में दिल्ली में लॉकडाउन लगाए बिना सफलता मिली है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की, जहां नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढ रहे लोग पोर्टल के माध्यम से अपनी क्षमता अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की इजाजत भी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। फाइटर जेट राफेल ने भारत के लिए भरी उड़ान, फ्रांस ने भेजी 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप। जी हां दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन पर अचूक वार करने वाला राफेल विमान भारत के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। राफेल के 5 विमानों की पहली खेप फ्रांस से उड़ान भर चुकी है। राफेल 10 घंटे की दूरी तय करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांस के एयरबेस अल धफ्रा पर उतरेगा। अगले दिन यह विमान अंबाला के लिए उड़ान भरेंगे। बुधवार 29 जुलाई को यह विमान अंबाला लैंड करेंगे। राफेल विमानों को अगस्त में वायुसेना में शामिल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यह 5 विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौते की पहली खेप है। पहली खेप में 10 विमान आने थे, लेकिन अभी केवल 5 ही विमान तैयार हुए हैं। इन विमानों को भारतीय पायलट ही उड़ाकर ला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में इस महामारी से प्रभावित जिलों में 6 अगस्त तक लागू रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, प्रदेश के कुछ शहरों में इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालात की समीक्षा की है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों और आला अफसरों के साथ हुई इस बैठक में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत कुछ और शहरों में मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की गई है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कलेक्टर को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। विदेशी तबलीगियों के मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 25 ने मानी गलती, अब लौट पाएंगे अपने देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में विदेशी तबलीगियों की याचिका पर सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 34 याचिकाकर्ताओं में से 25 याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अपनी गलती स्वीकार कर ली है, जिन पर जुर्माना लगाकर केस बंद किया गया है। अब वो अपने देश लौट पाएंगे, लेकिन बाकी 9 लोग केस लड़ना चाहते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि शायद वो भी माफीनामा देने पर विचार कर रहे हैं। केंद्र के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस मामले में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में शामिल विदेशी जमातियों की देश वापसी फिलहाल संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक्शन में खट्टर सरकार, मुख्य सचिव ने मांगी हरियाणा में गांधी परिवार की जमीनों की जानकारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई जमीन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हरियाणा की मुख्य सचिव ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर जल्द से जल्द प्रदेश में तीनों ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने पूछा है, क्या इन ट्रस्टों को प्रदेश में कोई जमीन दी गई है, और अगर दी गई है तो कहां-कहां और कितनी जमीन इन ट्रस्टों को मिली है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने भी अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। देश भर में इन तीनों ट्रस्टों के लेन देन और जमीन की जांच एक केंद्रीय कमेटी कर रही है। इसी कमेटी ने हरियाणा सरकार से यह जानकारी मांगी थी। हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चाइना के दूतावास से फंड लेने का खुलासा होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। विपक्ष के निशाने पर यूपी सरकार, गोरखपुर में हत्या पर प्रियंका अखिलेश ने किए तीखे वार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में अचानक तेजी का आरोप लगाते हुए विपक्ष हमलावर हो गया है। कानपुर में अपहरण के बाद हत्या, गोंडा में अपहरण और अब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में 5वीं के छात्र के अपहरण और हत्या को लेकर विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को 15-15 लाख रुपए देगी सरकार, खेती के साथ कर सकते हैं बिजनेस। जी हां दोस्तों, सरकार गरीबों के लिए कई योजना लेकर आई है ताकि गरीबों को रोजगार मिलता रहे, देश में कोई भूखा ना सोए। इसी तरह किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार कई योजना लेकर आई है। उनमें से एक है पीएम किसान एफपीओ योजना। इससे पीएम किसान उत्पादन संगठन योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत देश के किसानों को भारत सरकार 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इससे किसानों को खेती में कारोबार की तरह लाभ प्राप्त होगा। हर योजना की तरह इस योजना के भी नियम हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संगठन बनाना होता है। इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में काम करने के लिए 300 किसानों को संगठन बनाना होगा। पहाड़ी इलाकों में 100 किसानों का संगठन होना चाहिए। इसके लिए पहले कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बनाना होगा। एफपीओ का मतलब है किसान उत्पादक संगठन, यानी किसानों का एक ऐसा समूह जो किसानों की भलाई के लिए काम करता है और जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता है। इस योजना के तहत संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि औजार जैसी जरूरी सामान खरीदना आसान होगा। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और एफपीओ सिस्टम में किसानों को फसल का अच्छा रेट भी मिलेगा। इससे उनकी आय भी काफी बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को सख्त संदेश, सरकार का बड़ा फैसला, आम नागरिकों के लिए खोला सियाचिन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध एवं तनाव के बीच भारत ने आम लोगों के लिए सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप खोल दिया है। चीन के साथ जारी तनाव को देखते हुए यह भारत सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब यहां पर्यटक जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े नॉन पॉपुलर ग्लेशियर और सबसे ऊंचाई वाले युद्ध स्थल को खोलने का फैसला पिछले साल अक्टूबर में ही ले लिया गया था, लेकिन सरकार अब अपने इस निर्णय के साथ आगे बढ़ी है। समझा जाता है कि सीमा पर तनाव के बावजूद भारत सरकार चीन को यह संदेश देना चाहती है कि वह अपने इस पहल के बारे में वह काफी गंभीर है और सीमा तक अपने नागरिकों की पहुंच आसान करना चाहती है और सीमा पर बीजिंग के आक्रामक रवैये का उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस संकट में गूगल ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जून 2021 तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हां दोस्तों, इस महामारी को देखते हुए गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अवधि अगले साल जुलाई तक बढ़ा दी है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारी जुलाई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इस संबंध में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने कर्मचारियों को एक ईमेल भी भेजी है। इस ईमेल में पिचई ने लिखा है कि कर्मचारियों को आगे की प्लानिंग करने के लिए हम वैश्विक स्तर पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का विकल्प 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा रहे हैं। ये उन रोल्स के लिए होगा जिन्हें ऑफिस से काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने बांग्लादेश को दिए आधुनिक डिजाइन के 10 लोकोमोटिव इंजन। जी हां दोस्तों, भारत ने रिश्ते बेहतर करने के लिए सोमवार को बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं। ये सारे इंजन भारत में बने हैं। इस मौके पर दोनों के विदेश मंत्री, रेल मंत्री समेत तमाम अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंध को और आगे ले जाने की बात कही है। भारत और बांग्लादेश रेलवे 1996 से रेलवे के विकास के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
1996 में भारत ने पहली बार बांग्लादेश को बनारस के DLW में बने 10 मीटर गेज के रेलवे इंजन दिए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश बढ़ेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट बल्टिस्तान, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 5 दिनों का मौसमी बुलेटिन भी जारी किया है। विभाग द्वारा कुछ जगहों पर आंधी तूफान का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमत में 1245 रुपए की उछाल, चांदी ने लगाई 4620 रुपए की लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों ने आज एक और इतिहास रच दिया है। सोने का हाजिर भाव 1245 रुपए उछलकर आज 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। वहीं चांदी ने 4620 रुपए प्रति किलोग्राम की छलांग लगाई है। यानी सोमवार को देश भर के सराफा बाजारों में सुबह 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 52,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला और 52,369 रुपए पर बंद हुआ। वहीं चांदी के रेट में उछाल जारी है। आज चांदी 3,975 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 63,860 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खुलने के बाद और तेज होकर 64,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में भारत से हल्दी की मांग बढ़ी, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हो रहा है इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, घरेलू स्तर पर हल्दी की मांग बढ़ने के बाद अब इसकी निर्यात की मांग भी बढ़ गई है। दुनिया भर में इस महामारी की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाह दी जा रही है। यही कारण है कि हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में हल्दी निर्यात के लिए मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से हल्दी की मांग बढ़ी है। इसके बाद पिछले एक सप्ताह में हल्दी का दाम 4% तक बढ़कर 60 से 62 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को G7 में वापस लाने का प्रस्ताव दिया, जर्मनी ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस को G7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह में वापस आमंत्रित करने के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये बातें जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास ने सोमवार को दिए गए एक समाचार पत्र को साक्षात्कार में कही है। पिछले महीने ट्रंप ने G7 के फिर से विस्तार के लिए पिछले महीने रूस को इसमें शामिल करने की संभावना को उठाया था। रूस को वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को कब्जे में कर लेने के बाद G7 से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लोन मोरेटोरियम की अवधि में और वृद्धि के आसार कम, कॉर्पोरेट कर्ज में एक मुश्त रिस्ट्रक्चरिंग पर हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, पिछले शुक्रवार को वित्तीय क्षेत्र की मजबूती पर जारी रिपोर्ट में ही आरबीआई ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि सऊदी कर्ज के चुकाने में मिली राहत से बैंकिंग सेक्टर को कितना नुकसान होने वाला है। अब आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास ने कहा है कि कर्ज चुकाने में मिली राहत की अवधि को आगे नहीं बढ़ाने का सुझाव कई तरह से आ रहा है और केंद्रीय बैंक इस बारे में विचार कर रहा है। उनके रुख से इस बात का संकेत मिल रहा है कि केंद्रीय बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर पर बकाए कर्ज को एक मुश्त रिस्ट्रक्चर करने यानी उनका पुनर्भुगतान करने के लिए नई अवधि व नए कर्ज की दरें तय करने के सुझाव को लेकर ज्यादा गंभीर है। इस सुझाव पर भी केंद्रीय बैंक विचार कर रहा है, जिसके बारे में आने वाले दिनों में फैसला होगा। वित्त मंत्रालय में भी इस सुझाव पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 1 अगस्त से लागू होगी नई वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी।
कार और बाइक खरीदने वालों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने जून में इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अगस्त 2020 से नई वाहन पॉलिसी को लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी बेचने से रोकने का निर्देश दिया था। IRDA के फैसले की घोषणा इसलिए की गई ताकि नए वाहनों की ऑन रोड कीमत को कम किया जा सके। इसका मतलब यह है कि गाड़ी खरीदने वाले 1 अगस्त से नए वाहन पर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे, जिसमें कार के लिए 3 सालों का और बाइक के लिए 5 साल का ऑन डैमेज कवर होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जाता है। 1 अगस्त से लॉन्ग टर्म के लिए मोटर इंश्योरेंस जो वाहनों को नुकसान पर कवर होता है, क्षति या नुकसान थर्ड पार्टी द्वारा कवर किया जाता है, कार के लिए 3 साल के लिए और बाइक के लिए 5 साल के लिए होता है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले से नए वाहन खरीदने वालों को मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें एक बार में भारी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।